हाय, हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। आइए आज हम थिंक एंड ट्रेड लाइक ए चैंपियन के पार्ट 1 का सेक्शन 3। कभी भी लाभ की अपेक्षा से अधिक रिस्क न उठाएं। सिक्के को उछालने पर आप उतनी ही बार गलत होंगे जितनी बार आप सही होते हैं, यानी 50-50। लेकिन क्या होगा यदि आप चित पर $2 जीत सकें और पट पर केवल $1 खो सकें? उन बाधाओं के साथ आप उस सिक्के को जितनी बार संभव हो उतनी बार उछालना चाहेंगे, है ना? आइए मान लें कि आप अपने घाटे को अधिकतम 10% तक सीमित करने का निर्णय लेते हैं, क्योंकि उस बिंदु के बाद नुकसान गणितीय रूप से आपके विरुद्ध काम करना शुरू कर देता है। जितना अधिक आप हानि की सीढ़ी से नीचे उतरते हैं, यह उतना ही बुरा होता जाता है। अब सवाल यह है कि क्या आपने अपने रिस्क को पर्याप्त रूप से कंट्रोल किया है? कुछ ट्रेडर शायद हाँ कहेंगे कि घाटे को अधिकतम 10% तक सीमित करना सही लगता है, लेकिन वे कैसे जान सकते हैं? अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आप समीकरण के केवल एक पक्ष को देखते हैं, तो आप यह कैसे जान सकते हैं कि आपको अपने नुकसान को कहाँ सीमित करना चाहिए? एक उचित स्टॉप लॉस सेट करने के लिए आपको अपना औसत लाभ जानना होगा, न कि केवल प्रत्येक पर्सनल ट्रेड पर आप क्या हासिल करने की उम्मीद करते हैं, बल्कि वह संख्या भी जाननी होगी जो आप औसतन समय के साथ होने की उम्मीद कर सकते हैं। आपको अपने रिस्क बनाम अपने संभावित इनाम को सटीक रूप से स्थापित करने के लिए वास्तविक संख्याओं की आवश्यकता है। यहाँ इसका कारण बताया गया है। मान लीजिए कि जब आप गिरावट पर 10% का रिस्क उठा रहे हैं, तो आपके लाभदायक ट्रेडों में औसतन केवल 5% का लाभ होता है। क्या आप सचमुच 5% कमाने के लिए 10% का रिस्क उठाना चाहते हैं? आपको बराबर लाभ पाने के लिए अपने लगभग 70% ट्रेडों में सही होने की आवश्यकता होगी। लेकिन मान लीजिए कि आप अपने विनर्स पर औसतन 10% का रिस्क उठाते हैं और आप केवल 5% का रिस्क उठाते हैं। अब आप 3 में से केवल एक ट्रेड पर ही सही हो सकते हैं और फिर भी किसी वास्तविक परेशानी में नहीं पड़ेंगे। आपकी बेटिंग एवरेज। रिस्क कोई मनमानी संख्या नहीं है। आपके द्वारा जोखिम की जाने वाली राशि को आपके द्वारा अर्जित की जाने वाली राशि के आधार पर समायोजित किया जाना चाहिए। इसलिए हानि अपेक्षित लाभ का एक कार्य है। हालांकि लेखक को कभी कभार ही कोई बड़ा नुकसान होता है जो उनके औसत मापदंडों से कहीं अधिक हो। वे शायद ही कभी 8 से 10% से बड़ा नुकसान उठाते हैं। औसतन उनका घाटा उसका लगभग आधा है। अब मान लेते हैं कि औसतन उनका लाभ लगभग 15% है। इन प्रतिशतों के साथ 4 से 5% हानि और औसतन 15% का लाभ, ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपना रिस्क कंट्रोल में रख रहे हैं। हालांकि निश्चित रूप से जानने के लिए उन्हें एक और संख्या की आवश्यकता है, यानी बैटिंग की औसत। जैसा कि हर बेसबॉल प्रशंसक जानता है, कोई भी 1000 बैटिंग नहीं करता, यहां तक कि 500 पर बैटिंग करना भी असंभव है। टेड विलियम्स, जिन्हें सर्वकालीन महान हिटर माना जाता है, वे अपने सर्वश्रेष्ठ सीजन में 400 से अधिक की बैटिंग की। उनका करियर औसत 344 था। माना कि बेसबॉल ट्रेड नहीं कर रहा है, लेकिन यह इस तथ्य पर कुछ परिप्रेक्ष्य देता है कि जो लोग अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, उनका भी ट्रैक रिकॉर्ड सही नहीं होता। ट्रेडिंग निश्चित रूप से उस सत्य का अनुसरण करता है। ट्रेडिंग में आपका बैटिंग औसत केवल आपके जीतने वाले ट्रेडों का प्रतिशत है, यानी PWT। हालांकि आपका बैटिंग औसत कुछ ऐसा नहीं है जिस पर आपका सीधा कंट्रोल हो, जैसे कि नुकसान में कटौती करना। इसके अलावा कि आप कितनी अच्छी तरह चुनते हैं कि कौन से स्टॉक खरीदने हैं और उन्हें कब खरीदना और बेचना है। यह एक महत्वपूर्ण संख्या और गणना का हिस्सा है जो यह निर्धारित करेगा कि कितना रिस्क आपको उठाना चाहिए। रिस्क का उचित प्रतिशत निर्धारित करने के लिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके नुकसान को आपके लाभ के कारक के रूप में समाहित किया गया है, क्योंकि आप कभी भी जीतने की संभावना से अधिक रिस्क नहीं उठाना चाहेंगे। 50% बैटिंग औसत पर आप जितनी बार गलत होते हैं,
आप उतनी बार सही होते हैं। इसलिए 2:1 इनाम ओब्लिक जोखिम अनुपात बनाए रखने के लिए आपको इसके नुकसान को अपने लाभ के आधे तक रखना होगा। हालांकि 40% बेटिंग औसत पर समान 2:1 बनाए रखने के लिए आपके नुकसान को आपके लाभ के स्तर के 1/3 तक सीमित करना होगा। उदाहरण के लिए, पहला 50% बेटिंग औसत 10%, दूसरा औसत लाभ 5% औसत हानि। 50 गुणा 10 बटे 50 गुणा 5 बराबर 2:1। तीसरा 40% बेटिंग औसत 15%, औसत लाभ 5% औसत हानि, यानी 40 गुणा 15 बटे 60 गुणा 5 बराबर 2:1। ज्यादातर लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं जब लेखक उन्हें बताते हैं कि वे 75% बैटिंग औसत के बजाय 25% बैटिंग औसत पर लाभ प्रदाता बनाए रखने में सक्षम हैं। क्यों? क्योंकि यह उन्हें कई बार गलत होने और फिर भी पैसा कमाने की अनुमति देता है। यह सिस्टम में विफलता पैदा करता है। वे उन सेक्टर में अपने ट्रेड को यथासंभव विफल बनाने का प्रयास करते हैं जिन पर उनका सीधा कंट्रोल नहीं है। आप अपने बैटिंग औसत को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि आप यह कंट्रोल नहीं कर सकते कि कोई स्टॉक खरीदने के बाद वह क्या करेगा। जिन सेक्टर पर उनका सीधा कंट्रोल नहीं है, उन पर शासन करने का उनका तरीका यह है कि उन पर बहुत अधिक भरोसा न किया जाए। उनके नुकसान को उनके लाभ के एक अंश पर रखकर उनकी बढ़त कायम है। जितना कम वे अपने लाभ के संबंध में अपना नुकसान रखते हैं, उतना अधिक बेटिंग औसत रिस्क वे सहन कर सकते हैं, जिसका अर्थ है कि उतनी ही अधिक बार वे गलत हो सकते हैं और फिर भी पैसे कमा सकते हैं। अस्थिरता और प्रत्याशा का विज्ञान। आपने सुना होगा कि स्टॉप लॉस सेट करते समय आपको अस्थिर मूल्य कार्रवाई के लिए अधिक जगह देनी चाहिए। आपको अंतर्निहित स्टॉक की अस्थिरता के आधार पर अपने स्टॉप का विस्तार करना चाहिए। लेखक इससे दृढ़ता से असहमत हैं। अक्सर मार्केट के कठिन माहौल के दौरान उच्च अस्थिरता का अनुभव होता है। कठिन समय के दौरान आपका लाभ सामान्य से कम होगा और आपके लाभदायक ट्रेडों का प्रतिशत निश्चित रूप से सामान्य से कम होगा। इसलिए आपके नुकसान की भरपाई के लिए कम कटौती की जानी चाहिए। यह मान लेना उचित होगा कि कठिन व्यापारिक अवधियों में आपकी बैटिंग औसत 50% से नीचे गिरने की संभावना है। एक बार जब आपका बैटिंग औसत 50% से नीचे चला जाता है, तो आपके लाभ के अनुपात में जोखिम बढ़ने से अंततः आप नकारात्मक प्रत्याशा पर पहुंच जाएंगे। जितना अधिक आपका बैटिंग औसत गिरेगा, उतने ही जल्दी नकारात्मक प्रत्याशा का एहसास होगा। एक लोकप्रिय संकेतक जिसका उपयोग स्टॉप लॉस स्तर निर्धारित करने के लिए किया जाता है, वह औसत ट्रू रेंज या ATR है। यह वेल्स वाइल्डर्स द्वारा प्रस्तुत अस्थिरता का एक माप है। वाइल्डर ने मूल रूप से वस्तुओं के लिए ATR विकसित किया था, लेकिन संकेतक का उपयोग स्टॉक और इंडेक्स के लिए भी किया जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो हाई लेवल की अस्थिरता का अनुभव करने वाले स्टॉक में हाई ATR या व्यापक स्टॉप होगा और कम अस्थिरता वाले स्टॉक में कम ATR या सख्त स्टॉप होगा। लेखक आपके स्टॉप को बढ़ाकर अस्थिरता को समायोजित करने की अवधारणा का प्रशंसक नहीं है, सिर्फ इसलिए कि आपका लाभ आपके नुकसान से बड़ा है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप पैसा कमाएंगे, भले ही आपकी जीत आपके नुकसान से दुगनी बड़ी हो। लेखक मानते हैं कि 40% बैटिंग औसत पर आप 42% मुनाफे की तुलना में 4% मुनाफे के साथ अधिक पैसा कमाते हैं। यह मानते हुए आप समान 2:1 बनाए रखते हैं। इस बात पर विश्वास करना कठिन लग सकता है, लेकिन यह सच है। क्यों? क्योंकि नुकसान ज्यामितीय रूप से आपके विरुद्ध काम करता है। एक बार जब आप इसे समझ लेते हैं, तो आप लाभदायक ट्रेड के महान रहस्यों में से एक सीख जाएंगे। गणना करें। 40% बैटिंग, औसत लाभ 2%, औसत हानि लाभ बटे हानि अनुपात 2:1। इसके परिणाम स्वरूप 10 ट्रेडों में 3.63% का शुद्ध लाभ हुआ।
40% बल्लेबाजी, औसत 42%, औसत लाभ 21%, औसत हानि, लाभ बटे हानि अनुपात 2:1। इसके परिणाम स्वरूप 10 ट्रेडों में 1.16% का शुद्ध घाटा हुआ। सभी अनुपात समान नहीं बनाए गए हैं। 40% बैटिंग औसत पर आपका इष्टतम लाभ बटे हानि अनुपात 20% बटे 10% है। इस अनुपात में 10 ट्रेडों पर आपके निवेश का रिटर्न यानी ROI 10.20% है। इसके बाद आपके लाभ के अनुपात में घाटा बढ़ने के साथ रिटर्न वास्तव में घट जाता है। इस ज्ञान से लैस आप समझ सकते हैं कि किसी विशेष बैटिंग औसत को देखते हुए कौन सा अनुपात सर्वोत्तम अपेक्षित रिटर्न देगा। यह इष्टतम अनुपात खोजने की शक्ति को दर्शाता है। इससे कम होने पर आप कम पैसे कमाते हैं। वास्तविक जीवन का अनुप्रयोग। यदि आप खराब ट्रेड कर रहे हैं और आपका बैटिंग औसत 50% के स्तर से नीचे चला जाता है, तो आखिरी चीज जो आप करना चाहते हैं वह है कि आप अपने स्टॉक को नीचे की ओर देने की गुंजाइश बढ़ाइए। यह कोई राय नहीं है, यह एक गणितीय तथ्य है। कई निवेशक अपनी खोने वाली स्थिति को अधिक स्वतंत्रता देते हैं और परिणाम स्वरूप बहुत अधिक गहरा नुकसान पहुंचाते हैं। उनके परिणाम खराब होने लगते हैं और वे कुछ ट्रेडों से बाहर हो जाते हैं। फिर वे उन शेयरों को देखते हैं जिन्हें उन्होंने घाटे पर बेचा था और वे वापस ऊपर चले जाते हैं। इस स्थिति में वे स्वयं से क्या कहते हैं? यही कि शायद मुझे स्टॉक को उतार चढ़ाव के लिए अधिक जगह देनी चाहिए थी, मैं अभी भी इसमें रहूंगा। यह उसके बिल्कुल विपरीत है जो आपको करना चाहिए। जब चीजें अच्छी तरह से काम कर रही होती हैं, तभी लेखक अपने स्टॉक स्थिति में उतार चढ़ाव के लिए अधिक जगह देते हैं। तब वे थोड़ा अधिक क्षमाशील हो सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा मार्केट समय समय पर उन्हें बाहर निकालता रहेगा। इसके विपरीत कठिन मार्केट परिवेश में मुनाफा सामान्य से कम होगा और घाटा बड़ा होगा। नकारात्मक पक्ष अंतराल अधिक सामान्य होंगे और आपको संभवतः अधिक फिसलन का अनुभव होगा। इसे संभालने का स्मार्ट तरीका इस प्रकार है। नंबर 1, स्टॉप लॉस को मजबूत करें। यदि आप सामान्यतः घाटे में 7 से 8% की कटौती करते हैं, तो 5 से 6% की कटौती करें। नंबर 2, छोटे मुनाफे के लिए समझौता करें। यदि आप आमतौर पर औसतन 15 से 20% का मुनाफा लेते हैं, तो 10 से 12% का मुनाफा लें। नंबर 3, यदि आप लीवरेज के उपयोग के साथ ट्रेड कर रहे हैं, तो तुरंत मार्जिन हटा दें। नंबर 4, अपनी स्थिति के आकार के साथ साथ अपनी समग्र पूंजी प्रतिबद्धता के संबंध में अपना रिस्क कम करें। नंबर 5, एक बार जब आप अपनी बैटिंग औसत और रिवार्ड/रिस्क प्रोफाइल में सुधार देखते हैं, तो आप अपने मानदंडों को धीरे धीरे सामान्य स्तर तक बढ़ाना शुरू कर सकते हैं। पवित्र प्याला। शेयर मार्केट में अनुमान लगाते समय कोई निश्चितता नहीं होती, इसलिए इसे सट्टा कहा जाता है। जब आप कोई स्टॉक खरीदते हैं, तो आप उम्मीद करते हैं कि अन्य लोग जल्द ही स्टॉक में मूल्य समझेंगे और शेयर खरीदेंगे, जिससे मांग पैदा होगी, जिससे कीमत बढ़ जाएगी। अपने रिवार्ड/रिस्क अनुपात को प्रतिबंधित करने के लिए धारणाओं पर भरोसा करना आवश्यक है। आप जो जोखिम ले रहे हैं, उसके मुकाबले आप कितनी राशि के रिवार्ड की उम्मीद कर सकते हैं, यह मानते हुए कि आप 50-50 ट्रेडर हैं। यदि आप नुकसान में कटौती कर रहे हैं, मान लीजिए 10%, इस धारणा के साथ कि आपके विनर औसतन 20% बढ़ेंगे, लेकिन आपका उल्टा केवल 8% होगा और 20% नहीं जो आपने अनुमान लगाया था, आप स्पष्ट रूप से समय के साथ पैसे खोने जा रहे हैं, क्योंकि आपकी नकारात्मक प्रत्याशा है। प्रत्याशा आपके जीतने वाले ट्रेडों का प्रतिशत आपके औसत लाभ से गुणा किया जाता है। आपके लॉस वाले ट्रेडों के प्रतिशत को आपके औसत नुकसान से गुणा करके विभाजित किया जाता है। सकारात्मक प्रत्याशा बनाए रखें और आप विजेता हैं। लेखक के रिजल्ट औसत से शानदार हो गए जब उन्होंने अंततः यह विकल्प चुना कि वे हर ट्रेड को एक बुद्धिमान रिस्क बटे रिवार्ड निर्णय लेने जा रहे हैं। निम्नलिखित सूत्र एकमात्र पवित्र है जिसके बारे में लेखक जानते हैं। PWT यानी विनिंग ट्रेडों का प्रतिशत
गुणा औसत लाभ बटे ट्रेड खोने का प्रतिशत गुणा औसत हानि बराबर प्रत्याशा। अपनी उम्मीदें कैसे निर्धारित करें? जैसा कि हमने चर्चा की, आपके रिस्क को आपके अपेक्षित मुनाफे के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। हानियां अपेक्षित लाभ का एक कार्य है। आपकी रिवर्स क्षमता का निर्धारण दो तरीकों में से एक में पूरा किया जा सकता है। एक तरीका सैद्धांतिक आधार मान्यताओं यानी TBA का उपयोग करना है। मान लीजिए कि आप किसी शेयर में 50% की तेजी की उम्मीद कर रहे हैं, या हो सकता है कि आपकी अपेक्षाएं कुछ अधिक हों, अनुमानित 20% लाभ के साथ। ये संख्याएं बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्या यह मान लेना यथार्थवादी है कि A यह कदम वास्तव में सफल होगा और B आप इसे पकड़ने में सक्षम होंगे? TBA दृष्टिकोण के साथ समस्या यह है कि इसका कोई वास्तविक जीवन प्रमाण नहीं है और आप इन अपेक्षाओं को साकार करेंगे। क्या आप वास्तव में लाभप्रदाता के इस स्तर को लगातार हासिल कर रहे हैं? आप ऐसा स्टॉक चुनते हैं जो मान लीजिए $30 प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा है, यह विश्वास करते हुए कि यह 34.50 के अपने पुराने हाई लेवल तक चलेगा, जो कि 15% का लाभ होगा। आप चाहते हैं कि आपका संभावित इनाम जोखिम का रिस्क 3 गुना हो, इसलिए आप अपनी खरीद मूल्य से $28.50 5% कम पर रोक लगाते हैं। यह दृष्टिकोण पूरी तरह से एक सैद्धांतिक धारणा पर आधारित है। आप क्या सोचते हैं कि स्टॉक के आपके तकनीकी विश्लेषण के आधार पर क्या होना चाहिए? जिस तरह से ग्रह अस्त हो रहे हैं या किसी अन्य कारण से आप मानते हैं कि स्टॉक एक विशेष स्तर तक पहुंच सकता है, आप अपने लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं या कभी नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी धारणाएं कितनी अच्छी हैं। सैद्धांतिक परिणाम वास्तविकता पर आधारित नहीं है और वे मानवीय त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं है। इसके अलावा भावनाएं आपके अपने सिस्टम पर हावी होने का कारण बन सकती हैं। यदि आप अकेले TBA का उपयोग करते हैं, तो लेखक लगभग गारंटी दे सकते हैं कि आपकी धारणाओं और आपके परिणामों की सच्चाई के बीच एक बड़ा अंतर होगा। केवल अनुमानों की अपेक्षा वास्तविकता से निपटना बेहतर है। परिणाम आधारित धारणा। अपनी अपेक्षाओं को निर्धारित करने का दूसरा तरीका वह है जिसे लेखक परिणाम आधारित अनुपात यानी RBA कहते हैं। इसका मतलब है कि आपने अपने वास्तविक ट्रेडिंग पर औसतन क्या हासिल किया है, इसकी जांच करना। मान लीजिए कि पिछले वर्ष में आपने अपने विनिंग ट्रेडों पर औसतन 10% मुनाफा कमाया है और आप अपनी आधी प्रतिबद्धताओं पर लाभदायक रहे हैं। क्या आप 10% हानि बर्दाश्त कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि आपके पास कोई बढ़त नहीं है। आपको अपने रिस्क को छोटे प्रतिशत जैसे कि 5% तक सीमित रखना होगा, या यदि आपका औसत लाभ केवल 4% है, तो आपको अपने घाटे में 2% की कटौती करनी होगी, जो डे ट्रेडर के लिए ठीक हो सकता है। RBA का उपयोग करते हुए आपके द्वारा उठाए जाने वाले रिस्क की मात्रा सीधे तौर पर आपके और आपकी रणनीति द्वारा उत्पादित वास्तविक परिणामों से संबंधित होती है। यदि आप रिस्क की राशि के लिए 2 गुना या 3 गुना रिवार्ड प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप उस रिस्क को अपने क्लोज ट्रेडों के आधार पर निर्धारित करेंगे। अपने रिस्क को निर्धारित करने के लिए RBA का उपयोग करने के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है। अधिकांश ट्रेडर क्रिस्टल बॉल धारणा के आधार पर अपना स्टॉप निर्धारित करते हैं। उदाहरण के लिए, मान लें कि आपको विश्वास है कि किसी स्टॉक में कि 40% वापस करने की क्षमता है। चूंकि आप एक 2R ट्रेडर हैं, रिस्क वाली प्रत्येक इकाई के लिए 2 इकाइयां जीतते हैं। आप अपने आप से कहते हैं कि आप मार्केट में जहां आप पहुंच रहे हैं उससे 20% नीचे अपना स्टॉप सेट कर सकते हैं। गलत। आपके वास्तविक परिणाम औसत 10% लाभ दर्शाते हैं। आपके स्टॉप प्लेसमेंट को उन रिजल्ट्स पर विचार करना चाहिए, खासकर यदि वे आपकी सैद्धांतिक आधारित धारणा से काफी भिन्न हो। समय के साथ जैसे जैसे आपके वास्तविक प्रदर्शन में सुधार होता है, आप अपने स्टॉप को तदनुसार समायोजित कर सकते हैं। हालांकि यदि आपके परिणाम खराब होते हैं, तो आपको अपना जोखिम कड़ा करना होगा। आप वास्तव में अच्छी धारणाएं बनाने में सक्षम हो सकते हैं,
और एक ट्रेड या कई ट्रेडों पर आपकी सैद्धांतिक धारणा उत्कृष्ट हो सकती है और उम्मीद के मुताबिक काम भी कर सकती है, लेकिन आपका प्रदर्शन उन परिणामों से प्रेरित होगा जो आप औसतन समय के साथ उत्पन्न कर रहे हैं। आपके वास्तविक परिणाम न केवल आपकी रणनीति को शामिल करते हैं, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी कमजोरियां, मूर्खताएं और भावनाएं, जो अक्सर सबसे अच्छी योजनाबद्ध योजनाओं के एक हिस्से पर भी हावी हो जाती हैं। आपकी रणनीतियां जो भी हों, चाहे आप 1 घंटे या कई महीनों के लिए अपने पद पर बने रहें, अपने रिजल्ट्स जानें और कैलकुलेशन करें। उस वास्तविकता के आधार पर अपने अगले ट्रेड के लिए अपनी अपेक्षाएं निर्धारित करें। अपने औसत लाभ को एक तेज गति वाली कार के रूप में सोचें, जिसके पीछे आप एक निश्चित दूरी बनाए रखते हुए सवारी करते हैं। क्रमबद्ध स्टॉप का उपयोग करना। जरूरी नहीं कि आपको अपनी पूरी पोजीशन पर एक ही कीमत पर अपना स्टॉप लॉस सेट करना पड़े। आप जिसे लेखक कंपित या ब्रैकेटेड स्टॉप कहते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं और फिर भी अपने वांछित स्तर पर नुकसान को कम कर सकते हैं। लेकिन स्टॉक में अपनी स्थिति का कम से कम एक हिस्सा बनाए रखने का बेहतर मौका है अगर यह आपके खिलाफ जाता है। यदि आप अपने रिस्क को मान लीजिए 5% पर सीमित करना चाहते हैं, तो आप 5% का टॉप सेट कर सकते हैं, और यदि यह उस लेवल तक पहुंच जाता है तो आप बाहर हो जाएंगे। या अधिक रूढ़िवादी दृष्टिकोण यह होगा कि 1/3 पर 3% की हानि, 1/3 पर 5% और 1/3 पर 8% की हानि पर रोक लगाई जाए। आपका कुल नुकसान अभी भी लगभग 5% होगा, लेकिन यह आपको 5% हानि से ऊपर की 2/3 स्थिति में बने रहने और 8% स्टॉप तक 1/3 स्थिति बनाए रखने का मौका देगा। एक नए बुल मार्केट के शुरुआती चरण में एक नया उभरता हुआ लीडर कीमतों में भारी बदलाव कर सकता है। यदि आप शेयरों के एक हिस्से पर स्टॉक को अधिक जगह देते हैं, तो एक बड़े प्रस्तावक में एक छोटी स्थिति भी आपके मुनाफे में बड़ा अंतर ला सकती है। क्रमबद्ध स्टॉप का उपयोग करने की कुंजी पूरी स्थिति से बाहर हुए बिना अपनी लाइन को बनाए रखने का प्रयास करना है। जब लेखक को लगता है कि किसी स्टॉक के पास बनाने का मौका है, तो वे क्रमबद्ध स्टॉप का उपयोग करना पसंद करते हैं, और वे इस पद पर बने रहने का सर्वोत्तम अवसर चाहते हैं। जब मार्केट में अस्थिरता अधिक होती है और उनके स्टॉप प्रभावित हो रहे होते हैं, तो वे कभी कभी अपने स्टॉप को अपने मूल स्टॉप पर 2/3 स्थिति में रहने का मौका पाने के लिए ब्रैकेट में रख देते हैं। चित्र 3.3 में वे ट्रेड पर जो राशि खोने को तैयार हैं वह 6% है, लेकिन उन्होंने इसे थोड़ा सुरक्षित रखने और अपने स्टॉप को उस संख्या के आसपास रखने का फैसला किया। आधे स्थान पर 4% स्टॉप और शेष आधे पर 8% स्टॉप का उपयोग करने से स्टॉक को आधे स्थान पर कुछ प्रतिशत अधिक उतार चढ़ाव की अनुमति मिलती है। ट्रेड पर उनका कुल घाटा अभी भी 6% है। आप अपने ट्रेड को 3 ट्रेडों या जो भी संयोजन आप चाहें उसमें काटकर भी ऐसा कर सकते हैं। आपको अपना स्टॉप कब बढ़ाना चाहिए? लेखक के पास कुछ सामान्य दिशा निर्देश हैं कि वे कब अपना स्टॉप प्रारंभिक प्लेसमेंट से ऊपर उठाते हैं। कोई भी स्टॉक जो उनके स्टॉप लॉस के गुणक तक बढ़ जाता है और उनके औसत लाभ से ऊपर है, उसे कभी भी हानि वाले कॉलम में जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जब उनके स्वामित्व वाले स्टॉक की कीमत उनके रिस्क से 3 गुना बढ़ जाती है और उनका लाभ उनके औसत से अधिक हो जाता है, तो वे लगभग हमेशा अपना स्टॉप कम से कम ब्रेक इवन तक ले जाते हैं। मान लीजिए कि वे $50 पर एक स्टॉक खरीदते हैं और वे निर्णय लेते हैं कि ट्रेड पर 5% रिस्क उठाने को तैयार हैं। यदि स्टॉक 57.50 तक बढ़ता है, तो वे अपना स्टॉप कम से कम $50 पर ले जाते हैं। यदि स्टॉक में वृद्धि जारी रहती है, तो वे रास्ते में बेचने और अपने सभी या कम से कम कुछ लाभ को कम करने का अवसर तलाशना शुरू कर देते हैं। यदि वे ब्रेक इवन पर रुक जाते हैं, तो भी उनके पास उनकी पूंजी है। कुछ भी हासिल नहीं हुआ, लेकिन कुछ भी खोया भी नहीं। हो सकता है कि आप किसी ऐसे ट्रेड में भी मूर्खता महसूस कर रहे हों जो कभी लाभ पर था।
हालांकि यदि आप अच्छे आकार के लाभ को हानि में बदल देते हैं तो आपको बहुत बुरा महसूस होगा। शेयर की कीमत में स्वाभाविक प्रतिक्रिया होने और फिर एक नई ऊंचाई पर पहुंचने के बाद वे भी अपना स्टॉप अप बढ़ाने के लिए इच्छुक हैं। जब आपका स्टॉप आपके रिस्क से 2 या 3 गुना बढ़ जाए तो अपना स्टॉप ऊपर ले जाएं, खासकर यदि वह संख्या आपके ऐतिहासिक औसत लाभ से ऊपर हो। यह आपको नुकसान से बचाने, आपकी पूंजी और आपके आत्मविश्वास की रक्षा करने में मदद करेगा। रिस्क जोड़े बिना एक्सपोजर जोड़ना। लेखक विनिंग स्टॉक पोजीशन पर जितना हो सके उतना प्रयास करना और बनाना पसंद करते हैं। परिणाम स्वरूप वे जिस तरह से पिरामिड बनाते हैं और पदों को जोड़ते हैं, उससे वे रचनात्मक हो जाते हैं। उनका लक्ष्य हमेशा की तरह रिस्क को कम करना और अपने संभावित लाभ को अधिकतम करना है। यहाँ बताया गया है कि वे एक ट्रेड मैनेजमेंट तकनीक कैसे लागू करते हैं, जिसे वे ऐड और रिड्यूस कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लें कि वे एक स्टॉक के 1000 शेयर $16.50 पर खरीदते हैं और $15.50 पर स्टॉप सेट करते हैं, यानी $1 का नुकसान। इसका मतलब है कि उनके पास 1000 रिस्क वाले 1000 शेयर हैं। फिर स्टॉक बढ़ता है और एक नया खरीद बिंदु निर्धारित करता है। जैसे ही स्टॉक $17.50 पर नए खरीद बिंदु से आगे बढ़ता है, वे एडिशनल 1000 शेयर जोड़ देते हैं और फिर 16.50 पर पूरे 2000 शेयरों पर $1 का स्टॉप सेट कर देते हैं, जिससे उनका आकार दोगुना हो जाता है। वही $1000 का रिस्क बरकरार रखते हुए वे जो कर रहे हैं वह अपने मुनाफे को अतिरिक्त रिस्क का वित्त पोषण करने दे रहे हैं। यदि उनकी दूसरी खरीदारी समान $1 स्टॉक के साथ $18.50 पर होती तो वे मूलधन के शून्य रिस्क के साथ अपना आकार दोगुना कर रहे होते। इस तरह वे अपने ड्रा डाउन को कम रखते हैं और पोजीशन में स्केलिंग करके बड़ा रिटर्न कमाते हैं। पेशेवर बेसबॉल खिलाड़ी प्रतिशत गेंद खेलने के बारे में बात करते हैं। तीसरे पारी में स्कोर 1:0 और पहले बेस पर एक व्यक्ति के साथ प्रतिशत गेंद यह तय करती है कि अगला हिट बंट जाएगा। संभवतः उसे पहले बेस पर बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन वह दूसरे धावक को दूसरे बेस पर आगे बढ़ा देगा, जिससे वह टाइंग रन बनाने की स्थिति में आ जाएगा। यहाँ पेशेवर बात यह है कि स्कोर को बराबर करने का प्रयास करने के लिए इसे सुरक्षित रखें। अधिक विकट स्थिति में प्रतिशत गेंद के लिए हिट एंड रन, होम रन या किसी अन्य लंबे मौके वाले खेल की आवश्यकता हो सकती है। लगातार बेहतर प्रदर्शन के लिए रिस्क की चतुराई से गणना करना मुख्य घटक है। पेशेवर लोग प्रतिशत गेंद खेलते हैं और इसलिए लंबे समय में वे नौसिखियों की तुलना में अधिक सुसंगत होते हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि एक शौकिया और पेशेवर के बीच अंतर स्थिरता में निहित है। जीतने की सकारात्मक गणितीय अपेक्षा पर आधारित संभावनाओं पर भरोसा करने से सफलता मिलेगी। जितनी अधिक बार आप अपनी बढ़त को पलटेंगे, आप अधिक लाभ कमाएंगे और अधिक संभावना है कि समय के साथ संभावनाएं सही ढंग से वितरित होंगी। वास्तविक संभावनाओं का प्रतिनिधि। पेशेवर समझते हैं कि स्टॉक ट्रेडिंग निरपेक्षता या निश्चितताओं से तय नहीं होती है। वे संभावनाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं। वे एक्शन का वह तरीका चुनते हैं जो सफलता के लिए उच्च प्रतिशत प्रदान करता प्रतीत होता है। वर्तमान क्षण एक शेयर ट्रेडर के रूप में आपको हर चीज के लिए सही उत्तर की आशा नहीं करनी चाहिए। अधिकांश चीजों की तरह वहां कुछ भी नहीं है। आप केवल प्रतिशत गेंद खेलने की बुद्धिमत्ता को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। प्रीमियम हाथों की प्रतीक्षा करें। कल्पना कीजिए कि आप टेक्सास होल्डम के खेल में हैं और आपको इक्के की एक जोड़ी दी गई है। यदि आप फ्लॉप होने से पहले अपना सारा पैसा खर्च कर देते हैं तो आपके पास हेडअप जीतने की 80% संभावना है। अब मान लीजिए कि आप उस रणनीति का पालन करते हैं, लेकिन आप जीत नहीं पाते क्योंकि कोई अन्य खिलाड़ी बाहर निकल जाता है और नदी की ओर अधिक हाथ बढ़ा देता है। क्या इसका मतलब यह है कि अगली बार जब आपके पास इक्के की एक जोड़ी होगी तो आप कहेंगे, ओह, मैं उन पर फिर कभी दांव नहीं लगाऊंगा? निसंदेह
आप इक्के पर दाव लगाएंगे, क्योंकि वे पोकर में सर्वश्रेष्ठ 2 कार्ड हैं। यह एक प्रीमियम हाथ है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप हर बार उसी हाथ से जीतेंगे। हालांकि गणितीय संभावना को जानते हुए आप जानते हैं कि 10 में से 8 बार इक्के की एक जोड़ी विजेता हाथ होगी। पोकर और शेयर मार्केट में आपके रिजल्ट समय के साथ क्या घटित होता है उस पर आधारित होते हैं, न कि दिखावे और आउटलायर्स पर। आपका लक्ष्य मिनिमम संभावित जोखिम पर सफलता की सर्वोत्तम संभावनाओं वाला ट्रेड करना है। यदि आप ठोस नियम लागू करते हैं तो आपकी तैयारी और मानदंड आपकी सफलता की संभावना बढ़ा देंगे। और यदि यह काम नहीं करता है तो याद रखें, गलत तरीके से जीतने की तुलना में सही ढंग से हारना बेहतर है। सही ढंग से हारना आपको भाग्य की ओर ले जा सकता है, क्योंकि आप केवल अल्पकालीन हारने वाले हैं, लेकिन आपके अनुशासन और गणितीय बढ़त के कारण आप समय के साथ विनर हैं और आप उन जीतों को समायोजित करने में सक्षम होंगे। दूसरी ओर, गलत तरीके से जीतना केवल बुरी आदतों को मजबूत करता है, जो अंततः विफल हो जाती है और आपको दिवालियेपन की ओर ले जा सकती है। संक्षेप में, जुए और निवेश के बीच यही अंतर है। जुए में परिस्थितियां आपके विरुद्ध हैं और समय के साथ आप निश्चित रूप से हारेंगे। इन्वेस्टमेंट के साथ यदि आप सही नियमों का पालन करते हैं तो आप सफलता प्राप्त करेंगे और समय पर जीत हासिल करेंगे, क्योंकि आपके पास सकारात्मक गणितीय बढ़त या प्रत्याशा है। लेकिन आपको उचित लाभ की अपेक्षा से अधिक जोखिम नहीं उठाना चाहिए, अन्यथा आप अपने विरुद्ध बाधाओं का अंबार लगा रहे हैं और वह जुआ है। अधिकांश निवेशक अपने रिस्क को सीमित करने में विफल क्यों होते हैं? इन्वेस्टर अक्सर अपने स्टॉक होल्डिंग्स से भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। जब उनका स्टॉक गोता लगाता है तो यह उनके ट्रेडिंग के अहंकार के लिए एक झटका है। यह बदले में बहानेबाजी और तर्कसंगतता की ओर ले जाता है कि उन्हें क्यों नहीं बेचना चाहिए। सबसे बड़ा कारण, निवेशक बेचने और अपने नुकसान को कम करने में असफल होते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि बेचने के बाद स्टॉक फिर से ऊपर जा सकता है और वे 2 बार गलत होंगे। यह पछतावे के डर से प्रेरित है, जो शुद्ध अहंकार से उत्पन्न होता है। विडंबना यह है कि इन्वेस्टर्स को भी यही डर तब सताता है जब उन्हें लाभ होता है और वे जल्दी जल्दी बेचने का दबाव महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है कि अगर वे नहीं बेचेंगे तो स्टॉक नीचे जा सकता है और उनका प्रॉफिट खत्म हो सकता है। ट्रेडिंग में सफल होने के लिए आपके अहंकार को पीछे छोड़ना होगा और आपको भावनाओं को दूर करना होगा। ट्रेडिंग योजना में आशा, भय और गर्व का कोई स्थान नहीं है। आप अच्छे निर्णय पर अपनी आवश्यकता को सही होने की अनुमति नहीं दे सकते। यह एक झूठा सच है। आप हर समय सही नहीं रहेंगे और आपको नुकसान होगा। वास्तव में आप संभवतः लगभग 50% मामलों में ही सही होंगे, और ऐसा तभी होगा जब आप अच्छे हों। जब आप गलत होते हैं तो आप उसे कैसे संभालते हैं, यही आपकी अंतिम सफलता निर्धारित करेगा। ट्रेडिंग और जीवन में आप हार से कैसे निपटते हैं, यह सामान्यता और महानता के बीच का अंतर है। याद रखें, हानि अपेक्षित लाभ का एक कार्य है। मुख्य बात यह है कि अपने नुकसान को अपने लाभ से कम रखें। हमेशा रिस्क बनाम रिवार्ड के बारे में सोचें और अपने रिस्क को अपने ट्रेडिंग रिजल्ट्स की वास्तविकता पर आधारित करें। यदि आप इस बात का उचित अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका लाभ क्या होगा और आप कितनी बार उनके घटित होने की उम्मीद कर सकते हैं, तो स्टॉप लॉस बस एक गणितीय समीकरण बन जाता है। लेकिन मुख्य बात यह याद रखना है कि आप प्रॉफिट की अपेक्षा से अधिक रिस्क न लें। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो। अगर आप इस बुक को बिना एडवर्टाइजमेंट के पूरा सुनना चाहते हैं तो HindiAudiobook.com पर लॉगिन करें और इसका लाभ उठाएं।